नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। नफरत वाला बयान सियासी घमासान, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। उन्होंने भारत में मुसलमान के साथ भेदभाव के आरोप लगाए हैं, जिस पर अब सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी जहां इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है, वहीं कांग्रेस के कुछ नेता उनके बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, उससे पहले ये रिपोर्ट। मौलाना अरशद मदनी के बयान से मचा बवाल। मदनी के बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने बताया विभाजनकारी। जमीयत अध्यक्ष मदनी का बड़ा आरोप। कुलपति से लेकर राजनीति तक, क्या मुसलमानों को रोक रहा सिस्टम? मदनी के बयानों ने फिर छेड़ी नई बहस। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दुनिया यह समझती है कि मुस्लिम कमजोर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनकी जमीन बंजर हो गई है, लेकिन उनका मानना है कि हकीकत इससे अलग है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज अमेरिका में एक मुस्लिम ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लंदन में एक खान मेयर की कुर्सी तक पहुंच सकता है, लेकिन भारत में कोई मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता, और अगर बनता है तो उसे भी जेल भेज दिया जाता है, जैसे आजम खान के साथ हुआ। आज दुनिया यह समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि मदनी जैसे देशद्रोही देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। देखिए, मदनी जैसे देशद्रोही इस देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम परस्ती की राजनीति करना, ये इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने आगे बढ़ाया था। जो व्यक्ति सीधे सीधे आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, उसको संरक्षण देने की बात करना, उसका उदाहरण प्रस्तुत करना, मदनी भूल रहे हो इस देश के इतिहास को। इस देश के इतिहास में वो गौरवशाली मुस्लिम चेहरे भी हैं जिनको इस देश में आगे बढ़ाया गया है। मंत्री विश्वास सारंग के मदनी पर दिए बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने तंज कसते हुए कहा, यदि बीजेपी को बयान से आपत्ति है तो उदाहरण देकर बताएं कि बीजेपी ने किस मुसलमान को पद पर बिठाया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आपत्ति इस बयान पे है तो उनको उदाहरण देना चाहिए कि कहां बनाए गए हैं भाजपा के द्वारा। मौलाना अरशद मदनी के बयान ने एक बार फिर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। मजहब की सियासत करने वालों को आईएएस नियाज खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, जिस मुस्लिम ने शिक्षा प्राप्त की वह लंदन न्यूयॉर्क का मेयर बना, अमेरिका में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। जिस मुस्लिम ने कट्टरता और अंधविश्वास की शिक्षा ली वो मैकेनिक, महिलाओं पर अन्याय करने वाला और पंचर बनाने वाला बना। शिक्षा मुस्लिमों के लिए रामबाण औषधि है, समझें इसे। मदनी के बयान को लेकर चर्चा चल ही रही थी। इधर पूर्व सीएम उमा भारती ने सोशल मीडिया पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाए जाने की बात करने वालों को भी जवाब दिया। खुदा इबादत इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने, हम सम्मान करेंगे, लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। ईंटें भी गायब हो गई थी। मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को सलाह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए। बंगाल एवं देश की अस्मिता एवं सद्भाव के लिए आपकी जिम्मेदारी है। मौलाना अरशद मदनी के बयान ने सियासत गरमा दी है। देश में एक बार फिर मदनी के बयान पर अलग अलग विचार निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि भारत में इस तरीके की बयानबाजी करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार बयानबाजी हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि ये सियासत क्या नया मोड़ लेती है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट।
तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में महामंडलेश्वर अनिल आनंद जी जुड़ गए हैं। महामंडलेश्वर जी, यहीं से प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में तौकीर निजामी जी जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। तौकीर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़े हैं। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तौकीर साहब, आप ही के पास में आते हैं। जो कुछ बयान मदनी की तरफ से दिए गए हैं, मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। क्या हो रहा है देश में ऐसा? क्यों आपको लग रहा है कि मुसलमानों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया रोहित जी। देखिए, मैं बहुत ही तरीके के साथ आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मदनी जी का दिया हुआ एक एक लफ्ज़, एक एक बयान बिल्कुल सही है। जो वो कह रहे हैं वो एकदम करेक्ट कह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिल्किस बानो के साथ आप उठा के देख लीजिए गुजरात में क्या हुआ। लिंचिंग की जाती है, रोडों पर हमको मार दिया जाता है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं पूरे देश के जहां पर इस तरह के। जहां तक बात हिंदुओं के साथ भी हुआ है ना, उसमें नहीं जाते हैं, बहस बहुत लंबी हो जाएगी। हमने देखा कि हिंदुओं के साथ भी इस तरह की घटना हो चुकी है। आदरणीय, मुझे बोलने का मौका दें, मुझे अपने शब्द कहने दें। कम से कम मेरे शब्दों को रोके नहीं, मेरे को कहने नहीं दिए। मैं पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कौन सी बात उन्होंने गलत कह दी, आप बताइए ना। अरशद मदनी साहब जो बोल रहे थे, महमूद मदनी साहब का भी, उनके जो बेटे हैं उनका भी बयान आपके सामने रखना चाहता हूं कि इससे पहले भी जब भारत और पाकिस्तान का तनाजा हुआ था, उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि मियां मुशर्रफ हो या पाकिस्तान हो, खरे शब्दों में सुन लीजिए, इस भारत का मुसलमान किसी कीमत पर भी किसी भी तरह का इस तरह नहीं आता, और जंग की जब बात आएगी तो हम अपने सीने आगे कर देंगे, लेकिन हमारे भारत पर हम आंच नहीं आने देंगे। उधर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग वो वहां जाके बिरयानी खाते हैं, वहां जाकर बिरयानी खाते हैं, यहां देशभक्ति की बात कर रहे हैं। मैं विश्वास सारंग से पूछना चाहता हूं कि आप तो गोडसे जैसे लोग जिन्होंने बापू की हत्या की, आप तुष्टीकरण की राजनीति तो आप कर रहे हो, देशद्रोही की उसमें तो आप आते हो, इस तरह की बातें कर रहे हो। देश में आप लोग इस तरह की बातें कर कर माहौल खराब करना चाहते हो। अरशद मदनी साहब कौन सा गलत कह रहे हैं भाई? गौहर यूनिवर्सिटी, अगर मुसलमानों को जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी और सबसे बड़ी जुर्म है किसी का तो कांग्रेस का है। कांग्रेस करती है यहां तुष्टीकरण की राजनीति, और वो क्यों नहीं बताना चाहती कि उन्होंने कहा था कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चीख चीख कर चिल्लाकर कह रही थी कि मुस्लिम समाज के लोगों की दलितों से ज्यादा बदतर हालत है। तो वही आजम खान उन उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे थे? वो सिर्फ इतना ही तो कर रहे थे कि गौहर यूनिवर्सिटी बनाकर मुस्लिम समाज को शिक्षा देने का काम कर रहे थे। आज वो मुर्गी चोरी, घड़ी चोरी, ये चोरी, वो चोरी, बहुत सारे इल्जामों में उनकी बीवी को, उनके बेटे को, उनको ले जाकर जेल में ठूस दिया गया। ये कहां का न्याय है? कौन सा संविधान कहता है? किस संविधान के तहत भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग चल रहे हैं और फिर कहते हैं कि मुस्लिम जो है मुस्लिम परस्ती वाली बात कर रहे हैं? आप तो टोटल, आपके धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बीजेपी या कांग्रेस से मेहमान नहीं जुड़े हैं, क्या ये देश हिंदू राष्ट्र बना दोगे आप? तौकीर साहब, आपके सवालों को लेकर हम रमेश शर्मा जी के पास में जाते हैं। हमारे पास में बीजेपी या कांग्रेस से मेहमान नहीं है, हम यही चाहते थे कि एक सार्थक तौर पर चर्चा की जाए और यह समझी जाए। रमेश शर्मा जी, जो स्थिति मुसलमानों की है उसकी वजह क्या है? क्या केवल इसलिए मुसलमानों की स्थिति है, शिक्षा में बहुत ज्यादा आगे नहीं है, उन्हें बहुत शीर्ष पद पे नहीं रखा गया है क्योंकि उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है, जो बात तौकीर निजामी जी कह रहे हैं? देखिए, तौफीक निजामी जी क्या कह रहे हैं या मदनी साहब क्या कह रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारत के संविधान में हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों को अधिकार है। बंटवारा देश का अगर हुआ था तो बंटवारा सांप्रदायिकता के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था। उसके बाद भी मैं समझता हूँ मदनी साहब का ये बयान जो है, जो इस्लाम के में हदीस है और नबी हुजूर ने जो फरमाया था उसके खिलाफ है। उन्होंने कहीं ना कहीं, आप समझ लीजिए कि एहसान फरामोशी और एहसान परस्ती पर बहुत जोर दिया था। तो जिस प्रेम के साथ भारत के लोगों ने मुसलमानों को भारत में रहने दिया, चूंकि बंटवारा तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ, उसके बाद भी 4-5-3-4 तो राष्ट्रपति हो चुके मुस्लिम, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो चुके, होम मिनिस्टर हो चुके, शिक्षा मंत्री हो चुके, ऐसा कौन सा पद है जो मुसलमानों को नहीं मिला? राज्यपाल हो चुके। मुझे आप ये बताइए, सब हर पद पर मुस्लिम है। लेकिन अगर कोई अपराध से भी जुड़ा हुआ है
तो क्या अपराधी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अपराधी को इसलिए छोड़ देना चाहिए कि वो किसी खास धर्म का है या किसी खास जाति से संबंधित लगता? अपराधियों पर जो कार्रवाई होती है, आतंकवादियों पर जो कार्रवाई होती है, मैं समझता हूँ वो कार्रवाई भारत के संविधान में कही गई है। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार है, कश्मीर में अल्पसंख्यक तो मुसलमान नहीं है लेकिन उसके बाद भी उनको अल्पसंख्यकों का अधिकार है, तो सारे के सारे देश में मुसलमानों को पूरे सम्मान के साथ, पूरे उसके साथ उनको रखा जाता है, सब लोग उनका व्यवहार करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर कुछ ऐसी खबरें आती हैं, इसमें मुस्लिम लोगों को खुद आगे आना चाहिए। कोई अगर फल में थूक लगा रहा है, कोई पानी में पेशाब कर रहा है, कोई बम बना रहा है, कोई आप कल्पना कर सको तो जो बाकायदा ब्लास्ट की योजना बना रहा है, कोई देश भर में सीरियल ब्लास्ट किया जाए, ये योजनाएं अगर बन रही हैं तो मैं समझता हूं इन योजनाओं पर तो खुद मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। इस्लाम ने इंसानियत की बात कही है, इस्लाम ने मुसलमानियत की बात बिल्कुल नहीं की, अमन की बात कही है। और यहां तक मैं पता नहीं कितना मैंने सही सुना है कि गलत सुना है, मैंने तो यहां तक सुना है कि पड़ोसी भले ही मुसलमान ना हो, अगर भूखा है और तुमने खाना खा लिया तो हराम है। उसके बाद जो है मुसलमानियत की बात करना, पड़ोसियों अगर नॉन मुस्लिम है तो उसको मार मार के भगाना, बस्तियों को खाली करवाना। जाएंगे लेकिन उससे पहले तौकीर निजामी जी छोटा सा जवाब। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि रमेश जी जिस तरह से व्याख्यान कर रहे हैं, आपको बता दूं बंटवारे के समय पर हमारे पास विकल्प था। हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी मिट्टी में रहते हैं। जी कहां कोई मना कर रहा है इस बात से? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ एक शब्द कहना चाहता हूं रमेश जी के लिए कि हमारे पास था, एक तरफ जिन्ना खड़े हुए थे, एक तरफ गांधी थे। हमने गांधी की आवाज पर लब्बैक कहा, हम इसी देश में रह गए, हम लोग वहां नहीं गए। किस बंटवारे की बात कर रहे हो? हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हो? हम यहाँ के मूल निवासी हैं, इसी देश के, और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। कहा कोई आपसे सर्टिफिकेट मांग रहा है? हमारी पहचान पर आप उंगलियां नहीं उठा सकते। हमने जिन्ना की बात पर लब्बैक नहीं कहा, हमने गांधी की बात को मानते हुए इस देश में रह गए हम लोग। इस तरह से उंगलियां उठाना, इस तरह से इल्जाम लगाना, ये ठीक बात नहीं है। रमेश जी, आपको अपने अल्फाजों को दुरुस्त करना पड़ेगा जिस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं। ये सच है कि मुसलमान बिल्कुल, अगर पड़ोसी वो इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, वो इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यदि कहीं पे इस तरीके की घटना सामने आती है जहां पर फलों में थूक लगा दिए जाते हैं या फिर आतंकवाद की घटना सामने आती है, नहीं बता सकते, सब झूठ है, पूरा फरेब है, किसी तरह का सिर्फ आडंबर है। और इस तरह का पूरे देश में ये लोग एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। मुसलमान जो अभी बोल रहे थे रमेश जी, एक ही बात तो उन्होंने सही कही है, बाकी एक बात से क्योंकि आप बार-बार रमेश जी का नाम ले रहे हैं। ठीक है रमेश जी, छोटा सा जाओ, उसके बाद में महामंडलेश्वर जी के पास में जाते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रमेश जी देखिए, मोटे तौर पर बांधकर चलिए, बंटवारा किस आधार पर हुआ था? बंटवारा तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था। अगर बाय द वे ऐसा था तो बंटवारे का विरोध करना था, तो कुल मिलाकर के बंटवारे का बिल्कुल विरोध नहीं किया। उस समय भारत की जितनी आबादी थी, जनसंख्या थी, जनसंख्या के अनुपात पर भूमि दी गई है पाकिस्तान को। उसके बाद अगर लोग यहाँ रह गए हैं तो हिंदुओं की जमीन पर रह गए। मुसलमानों की जितनी आबादी थी उतनी भूमि पाकिस्तान को दे दी गई थी, तो उससे ज्यादा दे दी गई थी। और उसके बाद अगर यहाँ रह गए तो उसके बाद आभार प्रकट करना चाहिए यहाँ की सरकार का और यहाँ के लोगों का। ठीक है महामंडलेश्वर जी, सबसे शीर्ष पद जो होता है किसी भी देश में वो राष्ट्रपति है। भारत में भी राष्ट्रपति ही है। भारत में एक मुसलमान राष्ट्रपति भी रह चुका है। ऐसे में यह कहना कि मुसलमानों के साथ में भारत में भेदभाव हो रहा है, कितने सहमत है इस बात से महामंडलेश्वर जी? देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको कि ये जो बयानबाजी अरशद मदनी कर रहे हैं ये बिल्कुल बोगस है। आप ये देखिए कि भारत देश तो वो है कि जब मुसलमान यहां रह गए थे तो उनको भाई की तरह रखा और सारे पदों पे रहे, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो। अभी आरिफ मोहम्मद साहब अभी राज्यपाल हैं बिहार में। उसके बाद भारत देश की सरकार में मंत्रियों के पद पे शहनवाज हुसैन जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी ये रहे। ये क्या मुसलमान नहीं है? परंतु जो भोले भाले मुसलमान हिंदुस्तान में है, ऐसे बयानबाजी करके ये लोग उन मुसलमानों को भी खतरे में खड़ा कर देते हैं। अरशद मदनी जैसे लोग ये आग लगाने का काम करते हैं। मैं ये पूछता हूं कि भारत देश में इतना अमन और चैन से मुसलमान रह रहा है, पाकिस्तान में आप जाके देखिए कि भाई के खून को लाले पड़ा हुआ है। आप जाकर तो देखिए बांग्लादेश में जो मुसलमानी देश घोषित हो चुके हैं, उन देशों में मुसलमानों की क्या हालत हो रखी है। ऐसे ही गंदे लोगों की विचारधारा के कारण हो रखी है जो अरशद मदनी जैसे लोग विचारधारा रखते हैं। आप देखिए भारत में इतना अमन और चैन, सारे पदों पे मुसलमान हैं, आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। लेकिन ऐसे लोग समाज में मात्र विघटन करने का काम करते हैं। समाज में मुस्लिम समाज से ये आग्रह है
और हमारे तौकीर साहब भी यहाँ बैठे हैं कि भैया ऐसे लोगों के बयानों को आगे मत बढ़ाइए जो लोग समाज में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई मंत्री रहे, आज भी हैं। आज आरिफ मोहम्मद साहब कौन है? क्या वो मुसलमान नहीं है? पर इस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति करना, बात करना, फिर एक दूसरी पार्टी इनको सपोर्ट कर देती है, बस वहां खेल चालू हो जाता है। इस प्रकार से देश का माहौल खराब करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जी। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं जो बात महामल्लेश्वर जी कह रहे हैं और ऐसी ही बात नियाज खान भी कर रहे हैं, आईएएस है, और वो कह रहे हैं कि जो भी शिक्षित मुसलमान है वो आगे बढ़ रहा है, उसे रोजगार भी मिल रहा है, उसे पद भी लगातार मिल रहे हैं। फिर ये कह देना कि मुसलमानों के साथ में भेदभाव हो रहा है, कहां तक ये सही है तौकीर साहब? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे अभी गुरुदेव बोल रहे थे, मैं बड़ा धैर्यपूर्वक उन्हें सुन रहा था। गुरुदेव थोड़ा तो ठीक कर लीजिए। आदरणीय, इस देश में जिस तरह की नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, आप शिक्षा पे बात करने को तैयार नहीं हो, आप रोजगार पे बात करने को तैयार नहीं हो। आप क्यों नहीं कहना चाहते कि मुस्लिम समाज शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, रोजगार में पिछड़ा हुआ है, उनके साथ गैर बराबरी का यहाँ पर उनको दर्जा दिया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उस पर तो आप एक बार बोलने को तैयार नहीं। आप शाहनवाज हुसैन की बात कर रहे हो, आप आरिफ मोहम्मद साहब की बात कर रहे हो, तो ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए। आपके ये घर के दमाद हैं, इनके नाम मुसलमान को किसी स्कूल में एडमिशन लेने से घर वापसी कराइए ना, ये मानसिकता नहीं चाहिए हमें। जो ऐसे मुसलमान प्रकार की मानसिकता रखते हैं, भाषा के संयम के साथ बात करते हैं। हम पीछे रखा जा रहा है, न पढ़ाई में रखा जा रहा है, न किसी नौकरी में रखा जा रहा है, न राजनीति में रखा जा रहा है। आप बताइए, किसी भी प्रकार से मुसलमानों को पीछे रखा जा रहा है, लेकिन ये घृणित मानसिकता जो ये लोग फैला रहे हैं, आप लोग अरशद मदनी जैसे लोग, इनकी मानसिकता को सुधारने का आप लोग काम करिए। आप लोग फैलाना चाहते हो। जो बापू का हत्यारा है, इस देश में पहला आतंकवादी है, उसके लिए आपके पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए, उसके लिए आप कहना नहीं चाहते। यही तो दिक्कत है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। ठीक है, रमेश जी को चर्चा में लाते हैं। अब सुन लेते हैं, रमेश जी को भी सुन लेते हैं। कोई दूसरी बात नहीं करते। रमेश जी, अब ये कौन सी मानसिकता है? यदि कोई मुसलमान ये कह रहा है कि नहीं, मुसलमानों के साथ में भेदभाव नहीं हो रहा है, जिस मुसलमान को पद मिला हुआ आरिफ मोहम्मद को ये कह रहे हैं कि हम उसे मुसलमान नहीं मानते हैं, तो अब क्या मुसलमानों को भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा क्या? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तौकीर साहब ये कह रहे थे कि मुसलमानों को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर मुसलमान ही एक दूसरे मुसलमान को सर्टिफिकेट दे सकता है क्या? रमेश शर्मा जी, देखिए, मुझे जो लग रहा है कि मुसलमान दो प्रकार के हैं। एक मुसलमान वो है जो मजहब के आधार पर इस्लाम के उसूलों पर चल रहा है, और एक दूसरा मुसलमान वो है जिसने माथे पर तो लगा रखा है इस्लाम का बोर्ड, लेकिन सारी की सारी राजनीति करता है और हिंसा फैलाता है और नफरत फैलाता है। तो मैं समझता हूँ ये जो दो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। जो लोग कहीं ना कहीं अपनी सरजमी के साथ, मातृभूमि के साथ रह रहे हैं और सब लोगों से भाईचारा करके रह रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस्लाम के हिसाब से चलता है। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, बदर की जंग के बाद जब मदीने में इस्लामी की सल्तनत कायम हुई थी, तो नबी हुजूर ने खुद फरमाया था कि जो मुसलमान दुरुपयोग करेगा नॉन मुस्लिम पर, आखिरत के दिन मैं उसका वकील बनूंगा। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं इस्लाम के सिद्धांत के विपरीत जो राजनीति हो रही है। आप मुझे बताइए, बंटवारे के समय जनसंख्या का सर्वे हुआ था, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर पाकिस्तान को जमीन दी गई। उसके बाद अगर लोग यहाँ रह गए तो ये, उसके बाद अगर आतंक फैला रहे हैं, उसके बाद हिंसा फैला रहे हैं, भारत का ऐसा कौन सा स्थान है, संसद हो, अयोध्या हो, मानबिंदु, ऐसा कोई नहीं है जहां हमला ना हुआ हो। बंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, कितने मुसलमान हैं जिन्होंने ब्लास्ट को आकर के इसका विरोध किया। और अब आप मुझे बताइए, योजना पूर्वक ये प्लान किया जा रहा था कि 140 स्थानों पर ब्लास्ट करने की, उस पर तो कोई आवाज उठाता नहीं है। तो कुल मिलाकर के परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं जो हिंसक लोग हैं, जो तनाव पैदा करने वाले लोग हैं, उन तनाव पैदा करने वाले लोगों की यहाँ पर मदद करने की बात निश्चित रूप से हो रही है। जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा, कोई ऐसा पद नहीं है जिस पर मुसलमान ना रहा हो। अब भाजपा की बात अगर करेंगे, भाजपा अगर चुनाव लड़ती है तो बाकायदा धर्मगुरु, इमाम और उलेमा जारी करते हैं कि भाजपा को वोट ना दिया जाए। ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, ये महाराष्ट्र में भी देखा, ये बिहार में भी देखा। आप वोट देने की अपील करें और उसके बाद कहें कि भाजपा आपको पद दे दे। तो ये कहीं ना कहीं आपको खुद भी सोचना पड़ेगा उन मुसलमानों को जो जागरूक मुसलमान हैं। मैं उन मुसलमानों से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है जो इस्लाम का बोर्ड लगाते हैं और पता नहीं कौन किस के आधार पर काम करते हैं। लेकिन जो नबी ने फरमाया उस आधार पर चलने वाले मुसलमानों को मैं अपील करना चाहता हूँ, किस तरह के लोगों के लिए सामने आया कर। रमेश जी, जो बात सच है वो बोलने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम तो वो वीर अब्दुल हमीद के वंशज हैं, हम घुसकर अंदर मारना जानते हैं।
किन मुसलमान की बात कर रहे हैं? हम सारे मुसलमान यहाँ बैठे हैं। आप लोग इसकी तुष्टीकरण की तौकीर साहब, आप सवाल नहीं समझ पाए। रमेश शर्मा जी ये कह रहे हैं, ठीक है तौकीर साहब, आप सवाल तो समझ लीजिए। तौकीर साहब, आप सवाल समझिए। रमेश शर्मा जी ये कह रहे हैं कि यदि मुसलमानों को यह सिखाया जाएगा, ठीक है, रमेश शर्मा जी के सवाल को समझिए। वो ये कह रहे हैं कि यदि मुसलमानों को ये बताया जाएगा, ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत करो, फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार बनने के बाद में फिर वो मुसलमानों को पद दे देंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी नैरेटिव कहीं भी सेट करते हो, हम किसी भी इस तरह की बातों से किसी कीमत पर भी हम लोग इसका पक्ष नहीं लेते कि कौन किसको वोट देगा, कौन किसको वोट नहीं देगा, कौन किसकी क्या विचारधारा है, कौन किस विचारधारा पे चल रहा है। देखिए, ये देश संविधान से चलेगा और यहाँ गांधी की विचारधारा है, अम्बेडकर देश बिल्कुल संविधान से चलेगा। महामंडलेश्वर जी, ये देश ठीक है, बताए ठीक है, कितने मंत्री हैं उसके पास, महामंडलेश्वर जी के पास में जाते हैं मुस्लिम, किनको टिकट दे दिया, किनको चुनाव लड़ा दिया, यही तो पूछना चाहते हैं। बताइए ना रमेश जी, कितने हैं? ठीक है महामंडलेश्वर जी, कोई भी पार्टी यदि चुनाव में उतरती है तो जीतने के लिए ही वो चुनाव में उतरती है। यदि जिस बात का जिक्र यहां पे रमेश शर्मा जी कर रहे थे, यदि मुसलमानों को यह कहा जाएगा कि तुम भाजपा को वोट मत करो, भाजपा के नाम से मुसलमानों को डराया जाता है, जब वोटिंग परसेंटेज में आता है तो समझ में आ जाता है कि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया, फिर आप कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि उसके बाद में जो मंत्री है वो मुसलमान से चुनकर के आएंगे, जो टिकट है भारतीय जनता पार्टी वो मुसलमानों को देगी? कोई भी पार्टी तो टिकट उसी को देगी ना जो जीत के चुनाव मैदान में आएगा। अनिलानंद जी, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या जो भी पार्टियां हैं, वो उसी कैंडिडेट को टिकट देती हैं कि वो जीतने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन मुस्लिमों को भी टिकट दिए जाते हैं। अगर टिकट नहीं भी देती है भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी ना, आप टीवी में मुसलमान से थोड़ी कुछ होगा। आप नाम गिनाइए किसको किसको दिया, फिर इसके बाद में आप कहिए ना पूरी बात। सरकार में वही आ रहा हूं, वही मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, आपकी बात पे आदरणीय बताइए। लेकिन जो पद, जैसे अल्पसंख्यक मंत्री का पद किसी मुसलमान के पास ही रहता है, ये क्या है? अब आप ये देखिए कि जितने वोट हैं, दिया किरण रिजिजू हैं आपके केंद्रीय मंत्री, वो जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं वो कोई मुसलमान नहीं है। कोई एक मुसलमान बता दीजिए केंद्र में, आप कोई एक मुसलमान आपकी यहाँ तो जो है मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें कोई एक आदमी गिना दीजिए मुझे। अगर कोई मुसलमान जीत के आते हैं, जितने वोट हैं, मुसलमान को जब तुम टिकट नहीं दोगे, मुसलमान को सिर्फ आप दुश्मन की नजर से देखोगे, कैसे आएगा तुम्हारे पास में वो? तौकीर साहब, ये कौन तय कर रहा है कि मुसलमान दुश्मन है? ठीक है, ये ऐसे तय कर रहे हैं जैसे ये कमेटी का तय हो रहा है। महामंडलेश्वर जी ये कह रहे कि ये टिकट दी जाती है, और ये बात तो ठीक है ना कि कुछ मुसलमानों को टिकट दी जाती है। कहाँ दी जाती है वही तो पूछ रहे हैं, कहने से थोड़ी ना होता कि दी जाती है। तौकीर साहब, आप मुझे ये बताइए कि कहां पे मुसलमानों ने ये ऐलान कर दिया कि इस बार में भारतीय जनता पार्टी को देना है? अरे भाई, कैसे टिकट देगा? लेकिन उसके बाद पदों को तो आरक्षित करते हैं। अगर उनको जितने नहीं दोगे, आप उनसे नफरत करोगे, तो जब तुम आप नफरत करोगे तो कौन सा आपके पास आने वाला है? वो तो अपने हिसाब से। तो भैया हज कमेटी किसको तो ये बताइए कि हज कमेटी में वो खुद तय करता है। आप फिर उन्होंने मुसलमान क्यों बिठा रखे हैं? जब वो नफरत कर रहे थे हज कमेटी में, वक्फ बोर्ड में, मस्जिद कमेटी में, मुसलमान क्यों बैठे हैं? वहां भी हिंदू बैठना चाहिए था ना भाई, वहां तो मुसलमानों को बिठा रखा है ना। ये लॉलीपॉप टाइप के जो पद हैं, इसके मैंने पहले अपनी बात रखी कि जब जीतने की कोशिश नहीं होती है तो हारने के लिए कौन टिकट देगा भाई? आप सांसद विधायक दे नहीं रहे हो, मंत्री बना नहीं रहे हो, आप इस तरह के लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हो, तो मुस्लिम कैसे वोट करेगा? इस बार हम सिफारिश करेंगे। क्या मुसलमानों का विकास इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि मुसलमान कहीं ना कहीं सियासत में पड़ जाते हैं? और जैसा कि तौकीर निजामी जी भी लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जा रहा, मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया जा रहा, क्या इसी बात से मुसलमानों का विकास तय होगा क्या? रमेश शर्मा जी, देखिए, मोटे तौर पर ये किसने कहा कि मुसलमानों का विकास नहीं हो रहा? भाई मुझे आप ये बताइए, मुसलमान कितने मकान हैं जो बाकायदा वो खरीद रहे हैं, बिजनेस में वो है। भारत का फल बाजार कंट्रोल मुसलमानों से है, गल्ला बाजार कंट्रोल मुसलमानों से है, सब्जी बाजार कंट्रोल मुसलमानों से है। इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं। मुझे आप बताइए, अब्दुल कलाम कहाँ के वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बिजनेसमैन बन रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, कॉलोनियां बना रहे हैं।
भोपाल में कितने कॉलोनाइजर हैं मुसलमान, कॉलोनियां बना रहे हैं, ऐसी कौन सी फील्ड है मुसलमान तरक्की नहीं कर रहे? ये बिल्कुल नैरेटिव झूठा सेट किया जा रहा है ताकि भारत में तनाव पैदा किया जा सके, भारत में नफरत पैदा की जा सके, और जो भारत विरोधी लोग हैं, जो भारत में कहीं ना कहीं अशांति चाहते हैं सामाजिक के, उस आधार पर कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है। मुझे आप ये बताइए, ऐसा कौन सा फील्ड है, ऐसी कौन सी सर्विस है जिसमें मुसलमान का लड़का नहीं है? विज्ञान से लेकर के डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वैज्ञानिक बन रहा है, सारी चीजें बन रही है। तो कुल मिलाकर के कहां विकास रुका हुआ है? कॉलोनाइजर बन रहे हैं। अयोध्या में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा होटल एक मुसलमान का है। कितने पद आपने भर दिए? ओंकारेश्वर में देखेंगे तो 4 होटल मुसलमानों के हैं। अयोध्या में महामंडलेश्वर जी के पास चलते हैं। मुसलमानों के रोजगार दिए, ठीक है, महामंडलेश्वर जी को चर्चा में ले आते हैं। महामंडलेश्वर जी, यदि इस तरीके से सियासत की जाती है, यदि इस तरीके से भड़काऊ भाषण दिया जाता है, तो इसके पीछे आखिर मकसद क्या होगा? किसको फायदा होगा इससे? देखिए, जो लोग ये भड़काऊ भाषण देते हैं उसमें देश का तो बिल्कुल फायदा नहीं, टोटल नुकसान है। इसमें मात्र ये विदेशी ताकतें इनको जो घोषित करती हैं, और ये लोग एक बयान में पूरे देश में माहौल खराब कर देते हैं। एक अरशद मदनी जैसे लोग, नियाजी जैसे लोग, ये लोग एक बयान देते हैं और पूरे देश में मुसलमानों का माहौल खराब कर देते हैं। खालिस्तान की बात करते हैं तो आप उनको देशद्रोही और आतंकवादी बताते हो। एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो निकले हुए हैं यात्रा लेकर, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई किस तरह की बात है? हर किसी को इंटरप्ट मत कीजिए। ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है, समय की कमी है। अच्छा ठीक है, हिंदू राष्ट्र का एक भी नहीं होगा पूरे विश्व में। अरे तो जब मुस्लिम तौकीर साहब ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तौकीर साहब डिस्टर्ब मत कीजिए ना, समय की कमी है। ठीक है, रमेश शर्मा जी, आखिरी प्रतिक्रिया, समय की कमी है। जो बात अब तौकीर साहब लेके चले गए, क्या हिंदू राष्ट्र की तुलना यहां पर खालिस्तान से की जा सकती है? रमेश शर्मा जी, देखिए, सबसे पहले तो कुछ लोगों ने हिंदू शब्द की व्याख्या ही गलत की है। हिंदू जो कहा गया है वो कहीं ना कहीं नागरिकता है। हिंदू जिस तरीके से महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी है, गुजरात में रहने वाला गुजराती है, हिंदुस्तान में रहने वाला भी हिंदुस्तानी कहलाता है, भारत में रहने वाला भारतीय कहलाता है। हिंदू शब्द जो है वो हिंदुस्तानी शब्द का छोटा रूप है। उसका अर्थ कोई धर्म से या जाति से उसका अर्थ नहीं है, वो नागरिकता का प्रतीक है। तो मोटे तौर पर, लेकिन जानबूझ करके, शोर मचा करके, तनाव पैदा करके हिंदू की परिभाषा। रमेश शर्मा जी, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया। महामंडलेश्वर अनिल आनंद जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, साथ ही तौकीर निजामी जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और रमेश शर्मा जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया, अब इसके बाद में देश में चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि क्या वाकई में मुसलमानों के साथ में भेदभाव हो रहा है, और यदि वाकई में भेदभाव हो रहा है तो ये कर कौन रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।